सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 का इतिहास विषय की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये कक्षा 7th का हिस्ट्री का एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर आप नज़र डालिए। ये आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है और इसमें एक दूसरा मानचित्र है। ये दूसरा मानचित्र है। ये दोनों ही मानचित्र भारत के हैं और इनमें क्या अंतर है, इस बात से प्रारंभ करके हम इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो जो मानचित्र पहला है, ये जो पहला मानचित्र है, इसको अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। बनाने वाला है अरब भूगोलवेत्ता और नाम उसका अल इदरीसी। 1154 में इसने बनाया था। इसमें जो ये मानचित्र दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के एक बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और जो मानचित्र दूसरा जो हमने नीचे देखा था वह एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। पहला मानचित्र अल इदरीसी ने 1154 में बनाया और दूसरा फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। जो 1720 का मानचित्र है उसको देखने से तो लगता है कि ये भारत का मानचित्र है, लेकिन जो 1154 का अल इदरीसी द्वारा बनाया मानचित्र है उसमें पता नहीं लगता कि ये भारत का मानचित्र है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो जगहों के नाम है वो भी अरबी में दिए गए हैं। उनमें से कुछ तो जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं बहुत बदल गई थी और यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। हमें लगेगा कि अभी जो वर्तमान का नक्शा है ये वही नक्शा है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग किया करते थे, लेकिन जब हम भीतरी इलाकों पर नज़र डालेंगे तो उनमें उतने ब्यौरे नहीं हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से के हैं। गंगा के मार्ग को देखेंगे तो उसे किस प्रकार दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों में बारीकी में इसका बहुत अंतर है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जो तटीय इलाके हैं वो उनके काम आते थे, वहाँ उनका आवागमन का वो मार्ग था, और जो अंदर के इलाके हैं गंगा के मार्ग के उस वो कम काम में आते थे, इसलिए उनमें उन्होंने विशेष जानकारी उसमें नहीं डाली। अब इस पाठ को इससे और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वो यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। पहला 1154 में बना, दूसरा 1700 के बाद बना था। इस समय मानचित्र बनाने का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब इसमें शब्दावली में भी अंतर आ जाता है। नई और पुरानी शब्दावली का अंतर दिखाई देने लगता है।
अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ में भी परिवर्तन होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए बात करेंगे, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल अलग है। यह भिन्नता व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई बल्कि शब्दों के अर्थ भी बदल गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लेते हैं हम। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका आशय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ रहे हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द हम लेते हैं तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। अब मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब देखिए इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के इतिहास की बातें होगी। और इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते रहे हैं, प्रयोग करते रहे हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता और आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी हुई है, और इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। और इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, और लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन था। उन दिनों छापेखाने नहीं थे, प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते हो कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता था कि क्या लिखा हो गया। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर तो आ ही जाते हैं।
पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इसके बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। और कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद 1358 में लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये नकल नवीस है, नकल करने वाला आदमी है जो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बना रहा है। ये उस समय के चित्रकार का चित्र बनाया हुआ है। तो यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। अब एक शब्द आया था यहाँ पे, अभिलेखागार। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपनी तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है, पांडुलिपि। जब कोई लेखक अपने किसी ग्रंथ को लिखता है तो उस समय जिस ग्रंथ को उसने लिखा है तो उसकी जो सबसे पहले की प्रतिलिपि होती है उसको कहा जाता है पांडुलिपि। अब आप इसके आगे के विषय में अपने बात करते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे आ गए और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। आगे के पाठों में इसके बारे में और बातचीत होगी। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब राजपूत को, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से बनकर ये शब्द बना राजपूत। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते रहते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ
मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली एक जाति थी कायस्थ। इन समूहों ने उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, और पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। तो कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम क्या हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब इसमें हम देखते हैं, एक शब्द आया था पर्यावास। तो इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। अब इसमें ये एक जो चित्र दिखाया गया है, ये रहट का चित्र है। पानी निकालने का एक प्रकार का ये यंत्र है, जिसमें घुमाकर कोई बैल की सहायता से इसको घुमाया जाता है, ऊंट की सहायता से भी घुमा सकते हैं, और इसमें से पानी निकालते हैं कुएं के अंदर से। इसके बाद में विषय आता है क्षेत्र और साम्राज्य का। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, यानी डरते थे उनसे। इतिहासकार विजय अभियानों के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। अब देखिए, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। अब मोहम्मद तुगलक के शासन में दिल्ली सल्तनत में कितने प्रांत आते थे, ये इन्होंने नीचे वर्णन कर रखा है, और कुल 24 संख्या उन्होंने इसकी दे रखी है। बहुत बड़ा साम्राज्य है, लगभग संपूर्ण भारत को उन्होंने इसमें शामिल कर रखा है। अब आगे बात करते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे। तो शासक ऐसे दावे अपनी प्रशंसा के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस प्रकार के दावे कर सकते हैं। भाषा और क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, महाबरी, गोड़ी, अवधी और हिंदवी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाएंगे और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाएंगे जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कर सकते हैं, और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर हम घेरा भी खींच सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल काम के रूप में है।
सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। आगे के अध्याय में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए जब तुलना करेंगे अध्याय 3-4 की एक तालिका की, तो खलजी और मुगल वंश के शासक अलग अलग अवधि में वो रहे थे। 18वीं सदी में मुगल वंश के जो पतन था वो ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के जो अधिकांश भाग पर फैले हुए इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तरह तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में बुरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब इतिहास में अब हम इन 1000 वर्षों की पड़ताल हम जिसकी कर रहे हैं, उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का समूह सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, उनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। अब संरक्षक कहेंगे कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। अब इस युग में एक जो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था, वो था भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना भक्त पहुंच ही नहीं पाता। इस विषय में और साथ में दूसरी परंपराओं के बारे में आगे की क्लास में इसकी विस्तार से जानकारी आएगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति के सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके जो विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं भी देखने को मिली। अब समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे, दिन और वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखता। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन बहुत कुछ आसान हो जाता है
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये जो उन्होंने विभाजन किया था, इस विभाजन का जो विचार था वो धर्म पर आधारित था। यह विचार इस बात पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उन्होंने उपेक्षा की थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, जिसमें शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहर और गाँवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में भी इसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का एक भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी बात नहीं थी। ये पूरी तरह सत्य नहीं है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और यह जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें, और जहाँ तक संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं, कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो ये आपका पाठ था जो कि कक्षा 7 का इतिहास विषय का प्रथम पाठ था, और इसमें निश्चित रूप से एक ये आधार था कि भी जो इस कक्षा की जो पुस्तक है उसमें क्या चलेगा, आगे इसमें क्या आएगा और किस किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करते समय हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमें किस तरह से इतिहास के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इतिहास पढ़ें और साथ में आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से इतिहास पढ़ने की सार्थकता होगी। तो कक्षा 7 का हमारा ये पहला पाठ था, और जो नेक्स्ट वीडियो आगे आएंगे उसमें आगे के पाठों का हम अध्ययन करते रहेंगे।